हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मेरा नाम प्रतीक नायक है और हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू तमिलनाडु बोर्ड बुक। यस दोस्तों, आप लोग ने सही सुना। हमने पिछले कुछ सेशंस के अंदर तमिलनाडु बोर्ड के अंदर एंशिएंट इंडिया को खत्म किया था। इनफैक्ट इसी महीने हमने रिज्यूम किया था तमिलनाडु बोर्ड की आगे के टॉपिक्स के ऊपर, जहां हम लोग चर्चा कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू द चोला एम्पायर। तो अगर आपको पिछले सेशंस याद होंगे और अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस को अटेंड किया है, तो हम लोग तमिलनाडु बोर्ड के अंदर से समझने की कोशिश कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडिया। एंड विद इन द एंशिएंट इंडिया हम लोग अब चले गए हैं एक ऐसे पीरियड के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं अर्ली मिडीवल इंडिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पुराने क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो। और अर्ली मिडीवल इंडिया एक ऐसा पीरियड है जो 750 से लेके 1000 तक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल वाला पीरियड के रूप में जाना गया है। ये वो दौर है जहां भारतीय इतिहास के अंदर नॉर्थ और साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, और इसी चेंजेस को हमने नॉर्थ इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया था। हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं साउथ इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां एक डायनेस्टी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है इंपीरियल चोलास। दोस्तों जी हाँ, इंपीरियल चोलास। इंपीरियल चोलास के बारे में अगर आपको पिछले क्लासेस याद होंगे या अगर आपने टॉपिक अटेंड किया है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इंपॉर्टेंस क्या था, क्योंकि यहां से आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों अंदर सवाल आ चुके हैं। इनफैक्ट पिछले क्लास के अंदर हम इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस किया था और इनको समझने की कोशिश की थी कि क्यों इनको एक एम्पायर बिल्डर के रूप में कंसीडर किया गया है। इनफैक्ट इनका नाम जो है वो इंपीरियल है, उसके पीछे का कारण ही ये था। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर हमने दो राजाओं के बारे में देखा पिछले क्लासेस के अंदर, जहां मैंने आपको बताया कि राजा राजा करके एक राजा हुआ करते थे, राजा राजेश्वर के रूप में, राजा राजा वन के रूप में भी पहचानते हैं, और दूसरे इनके संतान थे राजेंद्र, जिनके द्वारा चोला एम्पायर को आगे कंटिन्यू किया गया। उसी कंटिन्यूएशन के अंदर आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा चोला डायनेस्टी था, इसकी ओरिजिन कैसे हुई। खैर ओरिजिन भी हमने पिछले क्लासेस के अंदर डिस्कस कर दिया था। हमने इसके अंदर आपको सोर्सेस के बारे में भी चर्चा की थी कि भाई चोलास के सोर्सेस कौन से हैं, विच आर द बुक्स दैट गिव्स अस द नॉलेज अबाउट द चोलास। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोलास। हम लोग देखेंगे कि कैसे इनके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है। हम टर्मिनोलॉजीज के ऊपर बहुत फोकस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के अंदर अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन देखोगे या प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें टर्मिनोलॉजी सेंट्रिक बहुत सवाल आए हुए हैं। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इनके एम्पायर बिल्डिंग के अंदर इकोनॉमी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस था, और इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, जो सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है उसको भी समझेंगे। और समय मिला तो उसके बाद सोसाइटी और रिलीजन के ऊपर भी चर्चा करनी है, क्योंकि सोसाइटी, रिलीजन और कल्चर चोलास का एक अलग ही बेसिस के रूप में निकल के आया। और इनके समय पे ही हम लोग ये भी समझेंगे कि इनके यहाँ पे टेम्पल्स का इंपॉर्टेंस क्या था। इनफैक्ट जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो भी चोला के समय की ही कहानी के साथ जुड़ी हुई है, तो हम इसको भी समझेंगे। पर टेम्पल्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, टेम्पल्स एज अ फोकल पॉइंट ऑफ द सेंटर्स, टेम्पल एज अ कल्चरल हिस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आगे की क्लासेस में देखेंगे। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चोलास की पॉलिटिकल हिस्ट्री से बढ़ते हुए एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इकोनॉमी, और समय मिला तो फिर सोसाइटी के ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर देंगे। अभी फोकस हमारा यही है। खैर तो दोस्तों, पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको चोलास के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है और इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंतर्गत आपको बताने की कोशिश की थी कि इन्होंने बहुत बड़ा एक साम्राज्य बनाया था सर, ठीक है। तो ये साम्राज्य क्यों बनाया था, इनको इंपीरियल क्यों कहते हैं, उसके पीछे का कारण है सर, ठीक है ना, समझे। सो व्हेन वी कॉल द चोलास एज एन इंपीरियल, द रीजन इज दिस मैप दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एज वेल सर, ठीक है। हम चोलास को इतना बड़ा इंपीरियल मानते हैं, एम्पायर सेंट्रिक मानते हैं, उसके पीछे का एक मुख्य कारण ये है, आपको स्क्रीन के ऊपर जो नक्शा दिख रहा है ना वही दर्शा रहा है। ये नक्शे के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ जो डार्क एरिया है, दैट इज द ब्लूइश एरिया, दैट इज बिन द चोला टेरिटरी, मतलब जहां चोलास का सीधा सीधा दबदबा था। और दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल ऑल्सो सी कि इसी के अंतर्गत इनकी इन्फ्लुएंस जोन थी। इन्फ्लुएंस जोन आज की बर्मा तक आपको मिल जाएगी, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको मिल जाएगी, दैट इज द रीजन ऑफ द अंडमान निकोबार और वहां से सुमात्रा तक, और इंक्लूडिंग कलिंग, और आपको मिल जाएगा बंग तक, बंग मतलब जो बंगाल वाला रीजन है वहां तक भी। तो सवाल ये आता है कि इतना बड़ा एम्पायर बना है तो एम्पायर चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए होगा, क्योंकि विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन नॉट रन द एम्पायर, है ना। सिंपल चीज है ना दोस्तों। आप समझने की कोशिश करिए कि कोई भी राजा है, कोई भी प्रशासनिक है, आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो, आप सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हो। सिविल सर्विसेज में भी घुमा फिरा के यही चीज आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बिना वी विल सी कि आपका जो स्टेट है वो रिलाई नहीं कर सकता या चल नहीं सकता है। तो वही चीज चोलास के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। द सेम ओल्ड थिंग विल बी फाउंड इन द चोलास एज वेल, क्योंकि चोलास का भी एम्पायर
जिस तरह से था उसके पीछे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट थी। इनफैक्ट ये एम्पायर के अंदर हमें ये भी देखना है कि इनकी इकोनॉमी कैसे सस्टेन हो रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी स्टेट बिल्डिंग का पार्ट है सर, ठीक है ना, समझे। देखिए कोई भी स्टेट होता है, कोई भी राज्य होता है, उसमें आपको एक चीज बहुत क्लियर कट हो जानी चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। व्हेन यू सी एनी काइंड ऑफ एम्पायर, आप कोई भी साम्राज्य देखते हो, तो साम्राज्य में दो चीज है सर, ठीक है। एक तो स्टेट का रोल, बेसिकली स्टेट के अंदर राजा की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी सर, ठीक है। ये एम्पायर बनाने के पीछे एक और सबसे बड़ा रीजन आता है, वो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि प्रशासन अच्छा होगा तो ही आपका साम्राज्य बन सकेगा। और तीसरा आपकी आती है अर्थव्यवस्था, दैट इज इकोनॉमी सर, ठीक है ना, समझे। क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर आपने डाइवर्सिफाई ना की हो, आप खाली और खाली खेती आधारित व्यवस्था को चला रहे हो, आप व्यापार को ज्यादा डेवलप ना कर पा रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा पुश ना कर पा रहे हो, तो इस दौर के अंदर भी आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आपका साम्राज्य बनने की शक्यता थोड़ी कम हो जाती है। देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पायर बिल्डिंग एज वेल। तो हम लोग आज बेसिकली समझेंगे कि कैसे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी का रोल प्ले है। वो पढ़ने से पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन एंड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट अनअकैडमी की एप्लीकेशन के ऊपर वेलकम इसके लिए करना चाहूंगा क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास इंडिया के टॉप मोस्ट रिजल्ट्स आए थे, इनफैक्ट टॉप मोस्ट फैकल्टीज अवेलेबल है। पिछले साल वी हैड 300 प्लस लर्नर्स हु क्लियर द यूपीएससी सीएसई फ्रॉम अन अकेडमी। अन अकेडमी की ही एप्लीकेशन के द्वारा 300 से अधिक विद्यार्थी यहाँ पे क्लियर किए हुए हैं एग्जाम को। अभी आपको 50% ऑफ चल रहा है इफ यू यूज द कोड डिस्काउंट कोड पी एन लाइव सर, है ना, समझे। तो अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन, आई वुड सजेस्ट यू कि दिस इज द परफेक्ट टाइम। अभी आपको जीएस ऑप्शनल सीसेट प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर हो जाएगा एंड दिस ऑफर इज एंडिंग ऑन 27th ऑफ जुलाई। मेक द मैक्सिमम यूज आउट ऑफ इट, है ना दोस्तों। मैं तो आपको यही कहूंगा, हमारी नई बैचेस भी शुरू हो रही है 31 तारीख के बाद। फीस भी शायद बढ़ जाएगी, तो उसके पहले आई वुड सजेस्ट यू कि यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। मेरी हिस्ट्री की नई बैचेस शुरू हो रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त, जहां मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ये सब भी आपको करवाने वाला हूं। इसके सिवाय आपको अन अकेडमी ऑफर या प्रॉमिस दे रहा है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, अगर आपने अन अकेडमी के थ्रू क्लियर किया है, एक एक स्टेप पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन अभी ले रहे हो, अगले साल क्लियर करोगे तो अन अकेडमी आपको फीस रिफंड कर देगा पूरी तरह से। यस एग्जैक्टली, विल रिफंड यू द फीस, जिसका नाम ही अभ्यर्थी से लेकर अधिकारी तक हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे सर, ठीक है। नई बैचेस हमारी आरंभ बैच है 27 जुलाई को, ये कोड को यूज करिए पीएन लाइव। हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हो तो मुखर्जी नगर से भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं। फायदा यही है कि ऑफलाइन के अंदर भी आपको ऑनलाइन के क्लासेस मिलेंगे। जैसे हमारी ऑफलाइन में इंग्लिश मीडियम की बैच है राजेंद्र नगर के अंदर, वहां पे भी आप एनरोल कर सकते हो। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि मैं हिस्ट्री ऑनलाइन में ही पढ़ाता हूँ, आई डोंट, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक इश्यूज में ऑफलाइन नहीं आ पा रहा हूँ, बट आई ऑल्सो टीच, है ना, समझे। आपको ऑनलाइन का भी लाभ मिल जाएगा। हमारी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स मैगजीन आपको अवेलेबल है विथ इंफोग्राफिक्स एंड आई वुड से सो मच ऑफ डिटेलिंग, आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी। बाकी कोई क्वेरी होगा तो आप ये नंबर के ऊपर कॉल करिए, और सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को जरूर से यूज करना, 8585858585। दिस विल हेल्प यू इन ह्यूज वे सर, ठीक है ना, समझे। तो चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं चोलास को। और चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि इनकी एम्पायर बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी का क्या रोल प्ले है सर, ठीक है ना, समझे। अब देखिए कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था है, कोई भी साम्राज्य है, उसका प्रशासन ही सबसे मुख्य है सर, ओके। If you learn to understand the importance of administration, you will be able to carve out a big empire. साम्राज्य का इंपॉर्टेंस ये है कि प्रशासन। आप देखिए कौटिल्य इसके पहले जब अर्थशास्त्र लिखा तो उन्होंने भविष्य के राजाओं के लिए यही चीज उन्होंने घोषणा की, और घोषणा के रूप में उन्होंने यही बताया कि भाई देखो, आपको कितना भी बड़ा साम्राज्य बनाना हो पर आपकी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ठीक ठाक नहीं है, तो आपके यहाँ पे जो साम्राज्य बनाने का सपना आप जो लेके बैठे हुए हो, वो शायद पूर्ण रूप से आप उसको परिकल्पना में ना ढाल पाओ। यू वोंट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट इन अ ह्यूज वे इफ योर एडमिनिस्ट्रेशन इज वीक माय फ्रेंड, ओके। तो वही चीज हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्लासेस में जाएंगे तो चोलास की सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन के ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है। तो पिछले क्लास के अंदर एम्पायर बिल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है।
अब देखते हैं कि चोलास में राजा का इंपॉर्टेंस क्या था और कहानी किस तरह से चलती है सर। ठीक है, तो मैंने बताया कि कोई भी एम्पायर अगर आपको बनाना हो तो आपको स्टेट, है ना, स्टेट मतलब है राज्य, और राज्य उस टाइम पे सिनोनिमस होता था एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जिसका नाम था किंग सर। ठीक है, तो 4-5 प्रकार के सवाल निकल के आते हैं। पहला सवाल आता है किंग के बारे में कि हु वाज द किंग, समझे कि नहीं समझे। पहला तो सवाल ये आता है कि राजा कौन था। पिछले क्लास देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवा दूंगा मैं आपको, या आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी, बाजू में प्लेलिस्ट के अंदर भी, जहां ये चोलास के पिछले चैप्टर के अंदर मैंने डिस्कस किया। एक आध घंटे का सेशन था, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाई थी। सवाल ये आता है कि किंगशिप कैसी हुआ करती थी सर। ठीक है ना, हाउ वाज द किंगशिप, वाज इट हेरिडेटरी, क्या ये वंश परंपरागत हुआ करता था, या चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी देखना है कि इनके यहाँ सक्सेशन वॉर्स हुई है। ठीक है ना, समझे। तो बेसिकली किंगशिप की पॉलिटी का आपको पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट कैसे होती थी, हाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ द किंग यूज्ड टू टेक प्लेस एट दैट टाइम सर, है ना। बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। इसी के अंदर हमें यह भी समझने की कोशिश करनी है कि जब हम हु, हाउ और किंगशिप के बारे में और अपॉइंटमेंट के बारे में देखेंगे, तो we also need to see the simultaneous aspect with respect to the kingship is with respect to the nature of the kingship। क्या राजा अकेला हुआ करता था, या राजा के पास मंत्री हुआ करते थे, क्या एब्सोल्यूट किंगशिप हुआ करती थी, कि यहाँ किंगशिप के अंदर जो पावर है वो शेयर किया जाता था। तो इस प्रकार के जटिल जटिल प्रकार के सवाल है वो चोलास के बारे में हमको एडमिनिस्ट्रेशन में किंग के अंदर से पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है किंग, और किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि किंग की नेचर क्या हुआ करती थी। तमिलनाडु बोर्ड क्या कहता है इसके ऊपर अब आते हैं सर। ठीक है, तो हिस्टोरियंस हैव ऑलवेज डिबेटेड अबाउट द नेचर ऑफ द चोला स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कोई भी राजा या कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके नेचर जाननी बहुत जरूरी है हम लोग को सर। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग ने नेचर को समझा, हमको समझ में आएगा कि बेसिकली इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या त्रुटियां इसके अंदर हुआ करती थी सर। ठीक है, नेचर नहीं समझोगे तो आपको लगेगा कि सब जगह पे राजाशाही, राजाशाही कैसी है। जैसे ब्रिटेन में राजाशाही है आज की तारीख के अंदर, आपने देखा होगा। तो ब्रिटेन की राजाशाही कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मानते हैं सर, है ना। एब्सोल्यूट मोनार्की तो अब कहीं पे बची नहीं है, संविधान लिखने शुरू हो गए हैं, संविधान नहीं भी है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गई है। तो किंगशिप और डेमोक्रेसी दोनों का मिक्सचर आपको मिलता है। क्या वही चीज आपको चोलास के अंदर मिलती है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि एक चीज तो बहुत क्लियर कट मिल रही है, वो है हेरिडेटरी मोनार्की। अब ये क्या होता है, तो राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा और राजा बनेगा, उसका और बेटा राजा बनेगा सर। ठीक है, वंश परंपरागत राजाशाही, जिसको हेरिडेटरी मोनार्की के पार्ट के रूप में पहचानते हैं सर। ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है सर। ओके, चोलास की लिटरेचर को और बाकी सारे कहानियों को जब समझते हैं, तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगशिप का नेचर देखने को मिलता है, जिसका नाम है डिवाइन किंगशिप। अब आप पूछोगे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस डिवाइन किंगशिप, हाउ दिस डिवाइन किंगशिप इज रिलेटेड टू, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवाइन किंगशिप सर। ठीक है, देखिए, डिवाइन किंगशिप रिफर्स टू द टर्म, ये एक ऐसे टर्म को रेफर करता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैं कहूंगा कि हाईलाइट करता है, जहां राजा अपने आप को भगवान के रूप में बताता है, देवपुत्र। देखो, जैसे आप देखोगे कुषाणों को, तो कुषाण अपने आप को देवपुत्र के रूप में पहचानेंगे। अशोक को आप देख लोगे सर, है ना, एंशिएंट इंडिया के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ दो राजाओं की। तो अशोक के समय पे हमें जानकारी मिली कि अशोक अपने आप को देवम प्रियदर्शी या देवम प्रियसी के रूप में आइडेंटिफाई करवाता है, और अशोक कहता है कि मैं तो देवों का प्रिय हूं सर। ठीक है, तो क्या इसी प्रकार की व्यवस्था और इसी प्रकार के सिस्टम को यहाँ पे हाईलाइट करवाने की कोशिश की गई है वाया दिस टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज हेरिडेटरी मोनार्की सर। ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, एंड वी विल फाइंड कि द किंग इज एक्चुअली हाईलाइटेड ऑन पार विद गॉड सर। ओके, तो बहुत बार हमारे पास एविडेंसेस है जहां किंग को बोला जाता है। को बेसिकली कोविड, कोविड इज अ वर्ड विच इज जस्ट फॉर टेम्पल सर। ठीक है, तो चोलास के नेचर में याद रखना कि राजा के लिए एक शब्द यूज हुआ है डिवाइन किंगशिप। आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से कौन से रजवाड़ों ने अपने आप को दैवीय अवतार के रूप में बताया है सर। ठीक है, तो ये डिवाइन किंगशिप का थियरी ऑलमोस्ट हर एक राजाशाही के अंदर आपको मिलेगा, जहां पब्लिक को ये चूरण दिया जाता था कि भाई राजा भगवान का प्रतिनिधि है। द किंग इज अपॉइंटेड बाय द गॉड, द किंग इज नॉमिनेटेड बाय द गॉड, एंड द किंग हिमसेल्फ इज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। मेनी अ टाइम्स यू विल फाइंड कि द किंग्स यूज्ड टू प्रोक्लेम कि भाई भगवान ने ही हमको सब कुछ दिया है, भगवान ने मेरे को अपॉइंट किया और मैं उनकी बदौलत आपके ऊपर शासन कर रहा हूं। आई एम रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड अपॉन यू, और आपको मेरी हर बात माननी चाहिए, क्योंकि नॉट फॉलोइंग माय टर्मिनोलॉजी और नॉट फॉलोइंग माय ओपिनियन, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द गॉड, है ना। आप भगवान के ऑर्डर को भी डिनाई कर रहे हो, वैसी चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी या बताई जाएगी सर। खैर,
तो इस बेसिस के रूप में हमें ये पता होना चाहिए कि किंग को बहुत ही हाईलाइट करने की कोशिश की जाएगी सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। इनको अलग अलग टाइटल के साथ आपको मिलेगा सर, है ना, जैसे पेरुमल के रूप में, ओके, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके, बड़ा व्यक्ति के रूप में, या आप देखो उदयंगल पेरुमल के रूप में, द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, या आपको उदयंगल नयनार के रूप में आपको मिल जाएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ये लोग अलग अलग प्रकार के टाइटल्स लेते थे, चक्रवर्ती, है ना, चारों दिशाओं के अंदर मेरा चक्र चल रहा है सर, ओके, चक्रवर्ती त्रिभुवन, है ना, तीनों भुवन के चक्रवर्ती, द लॉर्ड ऑफ द होल्ड थ्री वर्ल्ड्स, है ना, जमीन आसमान और पानी सब जगह के ऊपर मेरा साम्राज्य चल रहा है सर, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे ग्लोरीफाइड टाइटल राजा अपने हिसाब से ले रहा है सर, ठीक है। और ये ग्लोरीफाइड टाइटल्स के द्वारा भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चोला किंगशिप कैसे चला करती थी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। इनफैक्ट राजा अपने अपने पीछे नाम के पीछे बहुत सारे सफिक्सेस ऐड करते थे। नॉर्मली ये सफिक्स के रूप में आपको देव का सफिक्स बहुत देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें देखने को मिलता है कि देव अपने आप को कहेंगे, जैसे मिडिवल इंडिया के अंदर भी आपको राजाओं के अंदर देवों का नाम बहुत देखने को मिला सर, ठीक है। चोला किंग्स भी आपको मिल जाएंगे देवों के नाम के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे वी विल फाइंड कि राजा राजा है सर, ओके, तो वो कभी कभी अपने आप को राजा राजेश्वर के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है। तो वो कहते थे कि मैं तो ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, इसके लिए मैं राजा राजेश्वर हूं सर, ठीक है। और इनके गॉड का नाम भी राजा राजेश्वर था। आयरनी इस बात की भी है कि इन्होंने जो मूर्ति बनाई है शिव जी के जो टेम्पल के रूप में, जो बृहदेश्वर टेम्पल आप किसको कहते हो, उसका एक और नाम है राजा राजेश्वर टेम्पल, और राजा राजेश्वर भगवान का भी नाम है। राजा राजेश्वर अगर आप देखोगे तो राजा का भी नाम आपको मिल जाएगा, बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये नॉर्मली बाकी सारे केसेस में हमको नहीं देखने को मिलता है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये लोग देवों का टाइटल लेते थे, जहां हमें ये देखने को मिल रहा है कि अपने आप की लेजिटिमेसी क्लेम करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि राजा अकेला बेसिकली जिस तरह से काम कर रहा है, तो राजा के साथ कोई सपोर्ट सिस्टम भी होनी चाहिए सर, ठीक है। और ये सपोर्ट सिस्टम भारत के अंदर जो पारंपरिक क्लासेस थे, उसमें प्रीस्टली क्लास की सपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट थी सर, ठीक है। अब देखिए इसको कहते हैं किंग प्रिस्ट एनालॉगी सर। किंग प्रिस्ट एनालॉगी का मतलब ये है कि या एक प्रकार की आप देखोगे तो एक रिलेशनशिप डेवलप होती है मिडिवल इंडिया या बेसिकली या एंशिएंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बड़ी सिग्निफिकेंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। क्लाइंट पैट्रॉन रिलेशनशिप के रूप में पहचानते हैं। क्लाइंट पैट्रॉन रिलेशनशिप का मतलब यह है कि राजा प्रीस्ट को दक्षिणा देगा, प्रीस्ट राजा को लेजिटिमाइज करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। So the legitimization will be done by the king, and the priest will be given some kind of we will see some kind of donation in the form of monetary or we can say some kind of position in the administration as well sir, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो चोलास के अंदर हमको यहाँ से देखने को मिलती है, उसमें अपने गुरुओं का इंपॉर्टेंस बहुत था सर, ठीक है ना, समझे। ये गुरु बेसिकली ब्राह्मण समुदाय से आपको मिलेंगे, राजगुरु के रूप में इनको पहचानते हैं। राजगुरु क्यों? क्योंकि राजा के गुरु के रूप में आपको मिलेंगे। अब जैसे आपने ये टेंपल देखा होगा बृहदेश्वर टेंपल, बृहदेश्वर टेंपल की खासियत ही ये आपको मिलती है। अगले क्लास के अंदर मैं बृहदेश्वर टेंपल के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। बृहदेश्वर टेंपल की खासियत ये है दोस्त की उसके इमेज के ऊपर, उसके मंदिर के जो एक बाहर का दरवाजा है, उसकी बाहर की जो वॉल है, उसके ऊपर हमें राजा की और उनके गुरु की, राजगुरु की, दोनों की इमेजेस मिलती है। पेंटेड इमेज है सर, ठीक है ना, बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो राजगुरुओं का इंपॉर्टेंस बहुत आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है। तो बहुत सारे राजगुरुओं का मेंशन किया गया है राजाओं के साथ, जहां हमें राजा राजा और राजेंद्र दोनों की कहानी आपको मिल जाएगी। एंड वी विल फाइंड कि इससे लेजिटिमेसी भी मिलती थी, जो प्रीस्टली क्लास है उनको डोनेशन भी मिल जाता था सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन द पैट्रोनाइजिंग ब्राह्मण्स वाज सीन टू एनहांस their prestige and legitimacy. Chola kings therefore granted huge estate of land to the Brahmins as Brahmadeyams and Chaturvedi Mangalam इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। एक कीवर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जिसका नाम है ब्रह्मदेया। ये बाजू में लिख लीजिएगा अपने बाजू में सर, ठीक है ना, समझे, क्योंकि यहां से सवाल आएगा आपको नेक्स्ट टाइम के अंदर कि व्हाट इज ब्रह्मदेया सर, ठीक है ना। ब्रह्मदेया वाज अ लैंड गिफ्टेड बाय द मोनार्क टू द प्रीस्ट, ओके ना, समझे। ब्राह्मणों को ब्रह्मदेय दे दिया सर, है ना, दान कर दिया मैंने सर, ठीक है। सो ब्रह्मदेय सर, गेटिंग ओपन, ओके। ब्रह्मदेय वर एक्चुअली द चोला विलेजेस दैट वर डेडिकेटेड गिवन टू द प्रीस्टली क्लास, दैट इज द ब्राह्मण्स क्लास एट दैट टाइम सर, ठीक है। तो जो ब्राह्मण वर्ग हुआ करता था, उनको अपनी प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए, या उनको जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करवाने के लिए हमें ये देखने को मिलता है कि ये ब्रह्मदेया का कंसेप्ट आपको मिलेगा सर, ठीक है। चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये बड़ी मात्रा में देखने को मिला कि ये जो ब्रह्मदेया है ये गिफ्ट किया जाता था सर, है ना, टू दी ब्राह्मण्स, ओके। ये ब्रह्मदेया के साथ एक और कीवर्ड है चतुर्वेदी मंगलम सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओपन।
चतुर्वेदी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको चारों के चारों वेद आते हैं सर, है ना, समझे। आपने शब्द सुना होगा त्रिवेदी, द्विवेदी सर, है ना, वेदी, है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग। और चतुर्वेदी सर, ओके। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद सर, ठीक है ना, समझे। सो अ पर्सन हु रिसाइट्स ऑल द फोर वेदास, है ना, ब्राह्मण्स को उस पीरियड के अंदर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था चल रही थी और जो ज्ञान जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हुआ, तो उनको चतुर्वेदी के रूप में कहा गया सर, ठीक है ना। ये चतुर्वेदी कम्युनिटी आपको अक्रॉस द कंट्री आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो उनको चतुर्वेदी मंगलम के रूप में पहचानते थे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चतुर्वेदी मंगलम, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। और ये जो चतुर्वेदी मंगलम जो थे, या बेसिकली मंगलम जो है, दे वर मोर ऑफ द लैंड पीस, ओके ना, समझे। चतुर्वेदी वर द ब्राह्मण्स ओनली सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो ये भी कीवर्ड है, ये कीवर्ड दोनों के दोनों हमें याद रहने चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि इसको किंग और प्रीस्ट के बीच में कहा जाता है पैट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप, है ना, समझे। पैट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप बेसिकली भारतीय इतिहास के अंदर हमें ये बहुत सारी जगह के ऊपर देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति पेट्रोनेज के रूप में दूसरे व्यक्ति को एक प्रकार की हेल्प करेगा सर, ठीक है। और जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो उनके क्लाइंट के रूप में या उनको बाकी सारी पोजीशंस के रूप में लेजिटिमाइज करवाएंगे। नॉर्मली प्रीस्टली क्लास और मोनार्की के बीच में आपको बहुत मिलता है। ये पेट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप को मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा है। कभी आप मेरे ऑप्शनल के क्लासेस में आना, तो इसके ऊपर हम आगे विस्तृतपण से चर्चा भी करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो सवाल आपको ये पहले तो क्लियर हो जाना चाहिए कि चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब दूसरी कहानी हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर समझने की ये भी कोशिश करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में मूलतः से हमें ये भी देखना है कि सेना का इंपॉर्टेंस क्या था। उसके बाद फिर मैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाऊंगा सर, ठीक है। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्मी, आप समझने की कोशिश करिए कि इतना बड़ा साम्राज्य अभी मैंने आपको बताया सर, ठीक है ना, समझे। सो विदाउट द हेल्प ऑफ द आर्मी एंड द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, the king won't be able to maintain and survive the empire sir, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो अब हमें ये देखना है कि इतना बड़ा एम्पायर, उसमें भी खास करके जो दक्षिण वाला एरिया है, ये जो ब्लू कलर का आपको मैपिंग दिख रहा है अपने नक्शे के अंदर भी या स्क्रीन के ऊपर भी, वहां पे तो बड़ा क्लियर कट है कि भाई वहां पे चोलास का सीधा दबदबा था। इट वाज डायरेक्ट रूल बाय द चोलास। अब डायरेक्ट रूल बाय द चोलास इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इफ यू डोंट हैव आर्मी और अ ह्यूज आर्मी एट योर डिस्पोजल सर, ठीक है। तो सवाल यहां से ये भी निकल के आएगा कि चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मी की इंपॉर्टेंस क्या थी और आर्मी कैसे चलती है सर, ठीक है। आर्मी थी कि नहीं थी वो भी हम देखेंगे, और आर्मी के साथ साथ नेवी का इंपॉर्टेंस क्या था वो भी थोड़ा बहुत देख लेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो हमेशा याद रखना कि चोलास की अपनी आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्टेटहुड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एम्पायर बनाना है और एम्पायर के अंदर अगर आपकी आर्मी ठीक ना हो, आपकी सेना ठीक ना हो, तो क्या करोगे सर, ठीक है। इनफैक्ट आर्मी को छोड़ दीजिए, the Cholas were one of the earliest ancient kingdoms who had possessed a huge navy at their disposal sir, ठीक है ना, समझे। उनके यहाँ पे बहुत बड़ी नौसेना भी हुआ करती थी। नौसेना का मतलब ये है कि एक एक ऐसी साम्राज्य बेसिकली जहाँ ये साम्राज्य जो बना है उसमें नेवी की इंपॉर्टेंस बहुत सिग्निफिकेंटली थी। तो नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको थोड़ी बहुत चर्चा करनी चाहिए और देखना चाहिए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो द चोलास मेंटेन्ड अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, समझे कि नहीं समझे। There consist of infantry, cavalry and also the elephant corps. Okay, इनके पास भी हाथी थे। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। There was a Chola king who died on the elephant back, सर, है ना। हाथी के ऊपर बैठे बैठे वो चालुक्य के सामने लड़ने चला गया सर, ठीक है ना, समझे। और लड़ते लड़ते हाथी के ऊपर बैठा हुआ था और हाथी के ऊपर बैठता था, सीधा ही उसको तीर लग गया सर, ठीक है। सो ही वॉज डायरेक्टली किल्ड ऑन द पोजिशन बिकॉज ही वॉज सिटिंग ऑन टॉप, है ना। हाथी के ऊपर अगर आप लड़ाई करने जा रहे हो तो आप सबके निशाने पे आ जाते हो सर, ठीक है। तो जब तक सामने वाले दुश्मन के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो आपको ऊपर पहुंचा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऊपर तक आ पाए। अगर किसी के पास ऐसी पोर्टेबिलिटी वेपन है, जैसे मैंने बताया तीर हो गया किसी के पास सर, ठीक है ना, बो एंड एरो हो गया, तो क्या करोगे तुम सर, है ना। तो इनके साथ भी यही हुआ एंड देन ही पास्ड अवे सर, ठीक है। तो बड़ी दुखद घटना थी, पर ये आपको पता होना चाहिए कि इनके पास हाथी के एक बल है। एक्चुअली हाथी ग्रेजुअली मिडिवल इंडिया में इसका रोल कम हो जाता है। एंशिएंट इंडिया के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हाथी ने ही साम्राज्य बनाया है सर, ओके। आप बहुत सारे पुराने रजवाड़ों को देख लोगे, यू विल फाइंड सो मेनी किंगडम्स इन एंशिएंट इंडिया दैट वर आउटकम ऑफ द एलिफेंट। जैसे मगध का साम्राज्य बना उसके पीछे का एक कारण था हाथी सर, ठीक है। क्योंकि हाथी को कंट्रोल करना और उसको सेना में उपयोग करना
वो वेस्ट के किंगडम यानी कि ग्रीस या रोमन्स इन सब को देखोगे उन्होंने कम यूज किया था। हाथी का मिलिट्री यूज तो बहुत ही कम हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। बट इंडिया के जो किंगडम से बड़े सिग्निफिकेंट थे, और इंडिया के राजा लोगों का मानना था कि हम तो हाथी मेरे साथ ही करेंगे सर, हम हाथी का उपयोग करके अपना वो बनाएंगे सर। खैर, तो हाथी की इंपॉर्टेंस आपको बहुत देखने को मिलती है। इनके पास स्वॉर्ड बेरर्स हुआ करते थे, इनके पास बोमैन हुआ करते थे। अब देखिए कि इनमें कुछ कुछ तमिल वर्ड्स आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे। ये कीवर्ड्स है बिकॉज ये तमिलनाडु की बुक है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये कीवर्ड्स आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, बट दे कैन आस्क यू अगर आप टीएनपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम तैयारी कर रहे हो सर। खैर, वी विल ऑल्सो फाइंड कि आर्मी में दो प्रकार के रैंक्स है सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। ये रैंक्स के बारे में आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि कहानी क्या है। एक हायर ऑफिशियल्स थे और एक लोअर ऑफिशियल्स थे सर, ठीक है ना, समझे। एक हायर ऑफिशियल से उनको कहते थे पेरुंडनम, और दूसरे थे लोअर जिनका नाम है चिरुंडनम सर, ठीक है ना, समझे। सो दिस कैन आस्क यू, दे कैन आस्क यू विद दिस कीवर्ड्स एज वेल कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या हुआ करती थी। हाथी के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। हाथी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको जानकारी मिलती है। तो एक चाइना से जोग्राफर आया हुआ था, इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, और 13 सेंचुरी के अंदर कोई चाइना से चोलास के समय पे आया था वहां पे। उसने कहा कि चोलास के पास 60,000 वॉर एलिफेंट्स थे। कितने साहब? 60,000 सर, गेटिंग ओपन। और हाथी के ऊपर इन्होंने घर बना दिया था अपना सर, ठीक है, पूरा का पूरा टाउन बना दिया था। इनके ऊपर सैनिक बैठते थे, इनके ऊपर पूरा मूवमेंट होता था, आर्मी का मोबिलाइजेशन आपको यहाँ से मिलता है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस द आर्मी became one of the major tools through which the cholas were able to dominate it out सर, ठीक है। इसके सिवा चोलास की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से देखने को मिलती है, वो है उनकी नेवी सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। अब आप देखिए कि इनके पास कितनी बोट थी उसका आंकड़ा लगाना बहुत मुश्किल हो गया है सर, ठीक है। दे हैड नंबरलेस शिप्स। नंबरलेस का मतलब है कि वी कैन नॉट काउंट द नंबर्स, इतनी सारे हमारे पास संख्या है सर, है ना, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। जैसे कोई कहता है कि तुम्हारे, है ना, सर के ऊपर कितने बाल है, काउंट करके बताओ। यू वोंट बी एबल टू काउंट इट आउट बेस्ड ऑन दी क्वांटिटी ऑफ द हेयर्स वन पर्सन है सर, ठीक है। वही कहानी आपको चोलास में भी देखने को मिलती है। एंड यू विल फाइंड द सेम ओल्ड स्टोरी विथ रिस्पेक्ट टू द चोलास, where we will see कि more and more number of boats and the ships were made by the cholas. इनफैक्ट ये जो शिप थी, ये शिप की बदौलत ही इन्होंने पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल में डोमिनेट किया। तो अभी मैंने आपको बता रहा था कि चोलास की इंपॉर्टेंस इस तरह से आप देखिए कि when the cholas were actually building the navy, they were able to dominate into this region of Bay of Bengal sir, okay। ऐसा कहते हैं कि Bay of Bengal was like a chola lake। chola lake का मतलब ये हो रहा है कि with the help of the chola navy, with the help of the administration, with the help of the greater hierarchy that they had built in the armed forces and a good economic viability, the cholas were dominating into this region। इनफैक्ट प्राचीन भारत के अंदर मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जो प्रदेशों ने इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल और अरबी सी के ऊपर कब्जा किया है, वो सब प्रदेश इंडिया के ऊपर शासन कर चुके हैं सर, ठीक है ना, समझे। मिडीवल वर्ल्ड के अंदर पोर्चुगीज ब्रिटिश के साथ यही हुआ कि दे वर एबल टू डोमिनेट द सप्लाई रूट्स, ओके। और इसी के कारण हमें ये देखने को मिलता है कि दे वर एबल टू एंटर इंडिया एंड देन डोमिनेट इन द इंटीरियर फादर लैंड्स एज वेल सर, ओके। इवन आप मॉडर्न पीरियड भी देख लोगे, मॉडर्न पीरियड के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि 71 की वॉर जो है वो भारत ने क्यों जीती थी, क्योंकि भारत ने अरबी समुद्र, इंडियन ओशन ऑफ बे ऑफ बंगाल को डोमिनेट किया था। पाकिस्तानी नेवी का जो सप्लाई रूट था वो हमने ब्लॉक करके रखा था कराची बंदरगाह से ही। इनफैक्ट कराची को उड़ा दिया गया था 71 की वॉर के अंदर, अगर आपको पता होगा। और उसके बाद हमने ढाका को लिबरेट किया। अगर ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है उसको सप्लाई मिलता रहता वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या भारत बांग्लादेश को लिबरेट करा पाता, और बंगालियों की जो राइट्स थे हम लोग क्या उनको दे पाते? नहीं दे पाते। कहानी यही आती है कि नेवी की इंपॉर्टेंस है। आप देखिए कि आधुनिक भारत के अंदर सबसे बड़ा जो आतंकी हमला हुआ है 26/11 का हुआ, वो भी पानी के रास्ते से हुआ, ना कि जमीन के रास्ते से। क्योंकि जो आतंकी आए वो कहां से आए थे? द टेररिस्ट केम बाय द सी रूट एंड नॉट द लैंड रूट, ओके। तो आप देखिए कि सी को डोमिनेट करना बहुत जरूरी था अगर आपको साम्राज्य बनाना है, इफ यू आर प्रिसाइसली स्टेइंग इन द साउदर्न पेनिनसुला सर, ठीक है। आप देखिए कि नॉर्थ के एम्पायर्स जो थे वो जमीन के रास्ते दक्षिण की तरफ आए, पर दक्कन के एम्पायर कभी भी बेसिकली जमीन के रास्ते नॉर्थ की तरफ नहीं जा पाएंगे, उनकी लिमिटेशंस थी।
पर दक्कन का कोई साम्राज्य या दक्षिण भारत का कोई भी साम्राज्य अगर उसको बनाना है, डोमिनेट करना है, तो नेवी के थ्रू कर सकता है। ये चीज चोलाज ने प्रूव की और इसके कारण ही चोला की नेवी की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है सर, ठीक है। तो व्हेन वी सी द स्टोरी ऑफ द चोलाज एंड द चोला नेवी, हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ द चोलाज हैव फेड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इन्होंने बहुत सारी बोट्स बनाई थी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। इनके पास बहुत सारी जहाज हुआ करते थे, इन्होंने बहुत सारे कैपिटल सिटीज बनाए थे, मिलिट्री आउटपोस्ट इन्होंने बनाई थी सर, ओके। इनके पास रेजिमेंटल सिस्टम हुआ करती थी, कमांडर इन चीफ आपको दंड नायक और सेनापति जैसे ऑफिशियल्स मिल जाएंगे। इन सब की मदद से, विथ ऑल दिस थिंग्स, वी विल सी द चोलास वर एबल टू डोमिनेट एंड क्रिएट अ ह्यूज एम्पायर सर, ठीक है ना, समझे। तो एम्पायर बिल्डिंग के अंतर्गत राजा और सेना की इंपॉर्टेंस तो हमने देखी। अब दूसरी बात ये आती है कि इतना बड़ा एम्पायर बनाया है, ये एम्पायर को कैसे चलाया जाता था सर, ठीक है। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में दो प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था एक रीजन के अंदर है वहां तक की, और दूसरा हमें देखने को मिलता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो विलेजेस के अंदर, टाउन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है ना, समझे। अब हमें यहां से ये देखना है कि इतना बड़ा एम्पायर चलाने के पीछे आपके पास क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी कि नहीं थी, और थी तो कैसी हुआ करती थी, प्रोविंसेस का कैसे गवर्नेंस होता था चोलास के अंदर, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनटों के अंदर सर, ठीक है। तो हमने देख लिया कि आर्मी की इंपॉर्टेंस क्या है, और आर्मी के साथ साथ नेवी की इंपॉर्टेंस क्या है सर, ओके। आपको चोला नेवी की कहानी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये नेवी ही था जिसके थ्रू ये श्रीलंका, आज का अंडमान निकोबार, आज के ही मॉलडीव्स वाले रीजन और साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर इन्होंने अपना दबदबा एस्टेब्लिश किया सर, ठीक है। अगर नेवी नहीं होती तो क्या ये आज के दक्षिण पश्चिमी एशिया यानी कि सुमात्रा वाले रीजन में डोमिनेट कर पाते? कदापि नहीं कर पाते। अगर नेवी नहीं होती तो क्या ये जो चोला डायनेस्टी के जो शासक है, ये आज के श्रीलंका और मॉलडीव्स और इंडियन ओशन का जो ट्रेड रूट है उसको कंट्रोल कर पाते? कदापि नहीं कर पाते। तो नेवी की अपनी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, हमेशा याद रखना। प्लीज रिमेंबर द चोलास वर एबल टू डोमिनेट आउट बिकॉज दे हैड अ वेरी ह्यूज नेवी एट द डिस्पोजल एज वेल। खैर, चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट कहानी कैसे चलती है सर, ठीक है। अब देखिए कि चोलास को दो प्रकार से हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे निकल के आया सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब देखिए कि चोलास की जो इंपॉर्टेंस है, या चोला एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं सर, ठीक है, ये प्रोविंसेस को बेसिकली मंडल के अंदर डिवाइड करके बैठे हुए थे सर, ठीक है ना, समझे। इसके लिए वी विल फाइंड कि हमें एक शब्द देखने को मिलता है चोला मंडलम सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। Cholamandalam is actually the term which is used for the Chola states और the Chola provinces at that time सर, ठीक है। ये चोला मंडलम से ही मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि अंग्रेजों ने इसका नाम कोरामंडल के रूप में कर दिया सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओपन, ओके। कोरोमंडल का समुद्र किनारा हम कहते हैं तमिलनाडु के अंदर सर है सर, ठीक है। ओरिजिनल नाम उसका कोरोमंडल थोड़ी था सर, ठीक है। सो द नेम कोरोमंडल इज द मॉडर्न नेम, ओके। द ओरिजिनल नेम वाज द चोलामंडल सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। तो चोला मंडल को कोरा मंडल कह दिया गया। अंग्रेजों को बोलना आता नहीं था। आपको भी पता है कि ब्रिटिश ने बहुत सारे हमारे नाम जो है इंडियन सिटीज के, इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस थी, वो मिटाने के लिए ये सब प्रकार की गड़बड़ी करते रहे हैं। खैर, चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो इनके बाद बहुत बड़ी टेरिटरी थी। टेरिटरी को चलाने के लिए ऑब्वियस है कि स्टेट्स को डिवाइड करने की आवश्यकता थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इस बेसिस के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए, इनके नीचे छोटे राजा आते थे, सामंती राजा के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिनको फ्यूडेटरीज कहते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो इन दिस एरा द फ्यूडेटरीज वर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ना, समझे। अब देखिए कि फ्यूडेटरी की इंपॉर्टेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था सर, ठीक है। तो याद रखना कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज वर्किंग ऑन द डिवीजन ऑफ द प्रोविंसेस सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो द डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोविंसेस को डिवाइड करने के बाद यहाँ ऑफिशियल्स आते थे। ये ऑफिशियल्स मूलतः से लोकल राजाओं के रूप में काफी लोगों को अपॉइंट किया जाता था। ये लोकल किंग्स को कहा जाता था फ्यूडेटरी, सामंत के रूप में, है ना। ये सामंत कौन था? स्थानिक राजा था, जो बड़े राजा को, जो मेन मोनार्क है, उसको स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हेल्प करेगा सर, ठीक है। कभी कभी ये भी होता था कि राजा अपने ही सुपुत्रों को, अपने ही भांजे भतीजों को वाइसरॉय के रूप में अपॉइंट करता था, मतलब राजा के प्रतिनिधि के रूप में। सो इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वी कम टू नो अबाउट बोथ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ओके। वन इज द चोला किंग्स एंड द फ्यूडेटरी सिस्टम, सेकंड इज द वाइसरॉय सिस्टम, जहां वी विल सी कि द वाइसरॉयज वर अपॉइंटेड by the king himself in the administration sir, getting on point, okay.
तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राजा राजा जो हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ लिया था, राजा राजा कौन से पीरियड में रूल करते थे? सो इज टू रूल फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 985 टू 1014 सीई सर, ठीक है ना, समझे। एंड इन बिटवीन व्हेन ही वाज रूलिंग, इन्होंने बाकी सारे राजाओं को या बाकी सारे एरियाज को इकट्ठा किया और अपना किंगडम की स्थापना की सर, ठीक है। तो राजा राजा वन इंटीग्रेटेड दिस टेरिटरीज एंड अपॉइंटेड वाइसरॉयज इन दिस रीजन सर, ओके ना, समझे। द चोला पंड्याज इन पडनीपाडु, चोला लंकेश्वरा नाम ही है, श्रीलंका के अंदर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया, अपने आप को कहा मुंबड़ी चोला मंडलम सर, ठीक है। चोला गंगा इन गंगावाड़ी इन द साउदर्न रीजन सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो अपने ही रीजन्स को इन्होंने इकट्ठा करके अपने भांजे भतीजों को वहां पे अपॉइंट करने की शुरुआत की, और ग्रेजुअली इनके जो चीफ थे, मैंने बताया जो सामंत हुआ करते थे, इनको अपने हाथ में लेने की कोशिश किया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में हम लोग जब चोला एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें पहले क्लियर होना चाहिए सर, ठीक है। अब देखिए कि कोई भी प्रोविंस आता था, ये प्रोविंसेस के नीचे आते थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सर, ठीक है ना, समझे। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा होगा? तो शहर का हो गया है सर, ठीक है ना, समझे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि विलेजेस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था। इनफैक्ट विलेजेस को लेके बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलेगी, और ऐसा कहा गया है कि द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोलास इज हाईलाइटेड बाय अ बॉडी कॉल्ड एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सर, ठीक है ना, समझे। तो ऐसा कहते हैं कि भाई चोलाओं ने भारत को पंचायती राज की संस्थाएं दी। क्या दिया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस दिया। अब व्हाट डू यू मीन बाय दैट इज टर्म पंचायती राज, ओके। पंचायती राज का मतलब यह है कि भारत में आज की तारीख में आपको नगर पालिकाएं देखने को मिलती है, जो गांव को चलाने के लिए, गांव के मेंटेनेंस करने के लिए अलग अलग बॉडीज के रूप में, ग्राम सभा है, अलग अलग शाला की कमिटीज है, गांव के अंदर और भी मैनेजमेंट करने के लिए कमिटीज होती है। कुछ वैसी ही कमिटी सिस्टम ये चोलास ने भी लाने की कोशिश की थी सर, ठीक है। सो द चोलास वर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट सेम काइंड ऑफ कमिटी सिस्टम into their administrative framework, and they were trying to have this kind of village autonomy जो ब्राह्मणों को विलेज दिए थे सर, ओके। तो इनके अंदर से हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनकी जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका क्या इंपॉर्टेंस इसके अंदर से आपको मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, किस तरह से इनका डिवाइड हुआ सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अच्छा, बाय द वे, शायद तक आपको पिछले क्लास के अंदर मैंने हायरार्की इसके अंदर से करवा दी थी सर, है ना, टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो याद रखना कि इनके यहाँ पे जो टेरिटरी है ना सर, ठीक है, जो मेन टेरिटरी उसको चोला मंडलम के रूप में पहचानते थे, मैंने आपको बताया सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। या उसको ही चोला नाडु के रूप में भी पहचानते थे, जो मेन एरिया था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इनका अगर आप हायरार्की देखोगे ना, तो हमें एक यूनिट ऑफ हायरार्की पता होनी चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है चोला एम्पायर, मतलब सबसे बड़ा पार्ट सर, है ना, सबसे बड़ा साम्राज्य, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे, वी विल फाइंड इन द फॉर्म ऑफ दी मंडल्स, ओके ना, समझे, जिसे हम लोग कहते हैं चोला मंडलम सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो मंडलम्स वर द यूनिट, ओके ना, समझे। फिर आपको नाडु देखने को मिलते हैं। नाडु के नीचे आपको सब डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, वलनाडु सर, है ना, वलनाडु और नाडु बेसिकली हायरार्की का एक पार्ट आपको मिलता है। और उसके नीचे आपको देखने को मिलते हैं ऊर, बेसिकली जो विलेजेस का एक प्रकार था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। या वी विल सी के नगरम सर, है ना, नगरम आर एक्चुअली वी कैन से द टाउन्स दैट वर बिल्ट इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये विलेजेस में एक और बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था सभा। अब ये सभा और ऊर क्या है और नगरम क्या है, और ये जो हायरार्की कैसे काम करती है, थोड़ी बहुत इसके ऊपर बात कर देता हूँ। इसकी हायरार्की याद रखना, मोटे मोटे तौर के ऊपर यही है, थोड़ी बहुत 19-20 होती रहती है। 19-20 होने का मतलब है कि कुछ कुछ बुक्स के अंदर आपको लिखा गया होगा कि ये बड़ा है या ये छोटा है, या कुछ कुछ में ऐसा भी होगा कि एक हायरार्की को बुक ने हटाई दिया होगा ऑथर के द्वारा, बट दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। हमारा कंसर्न टाइम बिंग यही है कि हम चोलास की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये कैसे चल रही है और किस तरह से चल रही है, उसको समझे सर, ठीक है ना, समझे। तो कहानी आपको ये पता होनी चाहिए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी क्या है, किस तरह से निकल के आई सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब देखिए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया कि नाडु के नीचे वलनाडु आता था, जो बेसिकली सब डिस्ट्रिक्ट था। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट के नीचे वाला जो तहसील वाला या ब्लॉक वाला एरिया हम लोग कह सकते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। नाडु भी एक डिस्ट्रिक्ट का प्रकार था और मंडलम वाज द मेन प्रोविंस, ओके ना, समझे। तो ये अलग अलग प्रोविंसेस से इकट्ठा होके
अल्टीमेटली बन गया चोला मंडलम, दैट इज द बिगर एम्पायर सर, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स मिलेंगे सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। इसमें बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेगी सर, है ना। तो चोलास के बारे में हमें दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, इनकी इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनके ऑफिशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल बहुत बने हुए हैं और उनकी थोड़ी बहुत अब जानकारी रखने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। सो द वेरियस लोकेलिटी ग्रुप्स फंक्शनड एक्टिवली इन द चोला पीरियड. These were bodies such as Urariyar, Sabhaiyar, Nattar and Nagarattar, sir. ठीक है ना, getting on point. Okay. They were relatively autonomous organizations of the respective groups. They are considered to be the building blocks which using the edifice of the Chola state was built. Okay ना, समझे कि भाई ये संस्था थी जिसके थ्रू चोला स्टेट बन के आया था। अब ये कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो हमको देखना है, किस तरह से ये काम करेंगे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो मैंने बताया कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन में विलेजेस जो है उसमें दो प्रकार की बॉडीज काम करती थी, एक तो ऊर करके एक बॉडी थी और दूसरी बॉडी थी सभा। क्या बॉडी थी? देयर वर टू बॉडीज इन द चोला विलेजेस। वन वाज कॉल्ड एज ऊर, तनयूर, पेरियूर, समझे, उरयूर, है ना, गेटिंग ओवर। पीछे क्या आ रहा है? ऊर सर, है ना। आप देखिए कीवर्ड्स हमको यहां से देखने को मिलेंगे। आप शहरों के पीछे का नाम देखोगे तो आपको पूर देखने को मिलता है, कानपुर, मुजफ्फरपुर सर, समझे कि नहीं समझे, है ना, जगदीशपुर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो पूर, फिर आपको कभी कभी शब्द देखने को मिलेगा पूरम, है ना, समझे कि नहीं समझे। पूरम इज ऑल्सो वर्ड फॉर अ सिटी और अ टाउन और अ सेटलमेंट, ओके ना, वो शायद गांव भी हो सकता है, फिर बड़ा होके शहर भी बन गया होगा सर, ठीक है। तो वैसे ही तमिल लैंड के अंदर, तमिल कंट्री के अंदर हमें ऊर शब्द बहुत देखने को मिलेंगे। ऊर नॉर्मली सेटलमेंट्स के लिए यूज होते थे। ये सेटलमेंट्स, इनमें से कुछ कुछ सेटलमेंट्स बड़े शहरों के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो गए। जैसे तन्यूर आप देखोगे तो तन्यूर के साथ ऐसा कहा गया है कि भाई वो छोटा था फिर बड़ा हो गया। या आप तांजावुर देख लो, तांजावुर या तांजोर जिसे कहते हैं आज की तारीख में, जहां तांजोर में वो बृहदेश्वर का टेम्पल भी आया हुआ है, that also evolved over a period of time into a multifaceted town with so much of temples around, और वहां का जो चोला आर्किटेक्चर है वो अपने पीक के ऊपर गया, राइट। तो वही कहानी आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको मिलेगी सर, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको ऊर और सभा, ये दोनों के दोनों विलेज बॉडीज थे, याद रखना सर, ठीक है। देवर विलेज बॉडीज। इनफैक्ट इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार पीवाईक्यू आ चुका है, आगे आऊंगा तो इसके ऊपर मैं आपको पीवाईक्यू को मॉडिफाई करवा के समझाने की कोशिश करूंगा कि यूपीएससी ने क्या पूछा था। पर ऊर और सुभा नाम की जो बॉडी थी उसकी अपनी इंपॉर्टेंस आपको यहां से मिलेगी, जिसके थ्रू चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। So we will find that with the expansion of agriculture, numerous peasant settlement came in the countryside. They were known as ur. Ur is the suffix word, याद रखना सर, ठीक है ना, suffix है, getting my point, okay ना। कोई शहर या गांव के पीछे का नॉर्मली विलेज सेटलमेंट से उनको ऊर कहते थे। अब सवाल ये था कि ऊर में कौन रहता था, ऊर में किस प्रकार का काम चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था सर, गेटिंग my point, ओके। तो जितने भी किसान थे ना, द पीजेंट्स, ओके ना, समझे, दे यूज्ड टू स्टे ओवर देयर, ओके ना, समझे। So the Urrar were the people, याद रखना, the Urrar were the people who were the landholders in the village and they acted as the spokesman in the Ur. तो उर नाम की जो बॉडी है जो गांव के अंदर उभर के आई थी सर, ठीक है ना, क्या नाम है? उर इज द विलेज बॉडी सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। एंड दिस विलेज बॉडी हैड एन ऑफिशियल्स कॉल्ड एज उर्रार। क्या नाम है? उर्रार, नाम याद रखना सर, ठीक है ना, समझे। पीटी के अंदर आएगा तब गरबा करते रहोगे सब लोग सर, ओके। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए इसको थोड़ा शांति से करवा रहा हूं, क्योंकि एक ही बार करवाना है, फिर आप रिवाइज करते रहना अपनी फुर्सत से सर, ठीक है ना, समझे। मैं वापिस नहीं आऊंगा ये चैप्टर्स के ऊपर बात बात के ऊपर सर, खैर। तो ये जो संस्था है मैंने आपको बताया, एक उर्रार और दूसरी ऊर। इसमें ये जो उर्रार नामक जो बॉडी है उनके बेसिकली स्पोक्समैन हुआ करते थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। उर्रार स्पोक्समैन थे उर नाम के बॉडी के अंदर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और ये वो लोग थे जो लैंड होल्डर्स के रूप में थे, मतलब जिनके हाथ में किसानी के साथ साथ लैंड कंट्रोल में है, लैंड ओनर के अंदर इनको बेसिकली अपॉइंट किया जाता था सर, ठीक है। अब ये उर्रार का काम क्या था सर, है ना, व्हाट वाज द फंक्शनिंग, व्हाट वाज द रोल ऑफ द उर्रार सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इनको गांव की मैनेजमेंट करने से अधिकार था। They had the village administrative rights as well, and they had the functioning of the village temples as well sir, ठीक है। So the urrars were entrusted with the upkeep of village temples, maintenance of the tanks and managing the water stored in them। अब देखिए ये किसान थे, किसान थे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भी इनको पानी का वारा या पानी का टर्न इनको डिसाइड करना होता था। क्योंकि आज किसान, अगर एक गांव के अंदर टोटल 100 बीघा जमीन के ऊपर खेती हो रही है और उसमें 15 20 25 किसान बैठ के पानी को डिस्ट्रीब्यूशन करके झगड़ा कर देंगे तो क्या होगा सर, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ दे कीप ऑन फाइटिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा सिग्निफिकेंट
रोल प्ले आपको मिलेगा सर, ठीक है। सो द उर्रार्स वर इंटरेस्टेड विद द अपकीप ऑफ टेम्पल्स, maintenance of tanks and managing the water stored in them, sir. Getting on point. Okay. They also discharge administrative functions of the state, such as the collection of revenue, maintenance of law and order, and obeying the king's order. Very important role, sir. ठीक है ना, समझे? आप देखिए ये जो उर्रार करके अधिकारी है, ये गांव में पानी का संचालन तो करते ही थे कि किसको पानी देना है, आज सोमवार को यहाँ देना है, मंगलवार को यहाँ देना है, गुरुवार को यहाँ देना है। ये गांव के अंदर ये भी काम कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करेंगे, रेवेन्यू का भी काम करेंगे, पैसा कलेक्ट करने का भी काम करेंगे, और इसके थ्रू चोलास की पूरी सिस्टम चली सर, ठीक है ना, समझे? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि पीजेंट्स का रोल प्ले इन द एडमिनिस्ट्रेशन क्या है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ये सामान्य विलेजेस थे, है ना, ये एग्रीकल्चर एक्सपांशन के साथ जुड़े हुए विलेजेस थे सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो ऊर वर द विलेजेस, ऊर वर द विलेजेस, है ना, विच हैड द ऑफिशियल्स कॉल्ड एज उर्रार एंड दे हैड मल्टीपल रोल। ओके, जिसकी जमीन वो प्रशासन में भाग लेगा, जिसके पास जमीन नहीं थी वो प्रशासन में भाग भी नहीं लेगा। नॉर्मली पहले के ज्यादातर सेटलमेंट्स में आपको एक चीज बहुत ही सिग्निफिकेंटली मिलेगी कि लैंड जो है वो ओन करने वाला जो क्लास है वही बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था, और ये पहले से रहा है सर। ओके, आपको सातवाहन पीरियड के अंदर भी आपके पास एविडेंसेस है कि द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द विलेज और द मर्चेंट्स एंड द बिजनेस क्लासेस यूज्ड टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल एरियाज। ओके ना, समझे? तो ये उर्रार की इंपॉर्टेंस है, ये आपको पता होनी चाहिए सर, ठीक है। उर के सिवाय एक और बॉडी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसका नाम है सभा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, अब सभा क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के गांव थे सर जिनको ब्राह्मणों को दिया जाता था, उनको कहते थे ब्रह्मदेया या चतुर्वेदी मंगलम सर। क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम। आई गेस वी हैड डिस्कस जस्ट फ्यू मिनट्स बैक। ओके ना, समझे? ब्रह्मदेया एंड चतुर्वेदी मंगलम वर द टू बॉडीज और द टू विलेजेस विच वर एक्सक्लूसिवली डोनेटेड टू द ब्राह्मण्स ओनली। ये ब्राह्मणों के गांव थे सर, है ना, समझे, जो ब्राह्मण्स को डोनेट किए गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रीस्ट के रूप में, पुरोहित के रूप में रोल प्ले किया था, राजा को सलाह देने की काम की थी, राजा के साथ प्रशासन में मदद की थी। तो राजा ने कहा कि महाराज आप ये गांव अपने नाम के ऊपर रख लीजिए, ये गांव का संचालन भी आप करिए। तो वहां पे कोई किसान ओनरशिप का नहीं होगा, गांव की जो मालिकी हो किसके हाथ में आएगी? ब्राह्मण्स के हाथ में। मालिकी ब्राह्मण्स के हाथ में आएगी, मतलब वहां की सिंचाई, वहां की व्यवस्था, वहां की इंस्टीट्यूशंस, वहां के टेम्पल्स, वो सब कुछ कौन डिसाइड करेंगे? ब्राह्मण्स। ये सभा के अंदर जो सदस्य थे वो भी ब्राह्मण ही रहेंगे, ऑब्वियस था, क्योंकि वो विलेज सेटलमेंट ही बेसिकली उनकी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और वही लोग गांव के अंदर जो भी मंदिर आया है उसका भी रख रखाव करेंगे, उसका भी संचालन करेंगे। वही लोग खेती के अंदर किसको कितना पानी जाना चाहिए वो भी देखेंगे, और डे टू डे वर्किंग ऑफ विलेज भी यही करेंगे सर, ठीक है। सो देयर वर टू काइंड ऑफ विलेज असेंबलीज। वन वाज द ऊर, जो नॉर्मल या मैं कहूंगा कि जनरल असेंबली टाइप था। इट वाज अ जनरल असेंबली सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट। ओके, जनरल असेंबली ऑफ विलेज, गेटिंग अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द ऊर, है ना। एंड देयर वाज वन मोर जनरल असेंबली कॉल्ड एज द सभा सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? सभा वाज एक्चुअली द विलेज असेंबली, विलेज असेंबली एक्सक्लूसिवली कंसिस्टिंग ऑफ ब्राह्मण्स। क्या नाम है? एक्सक्लूसिवली कंसिस्टिंग ऑफ ब्राह्मण्स। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तन्यूर के ऊपर ऑलरेडी सवाल आ चुका है। देयर वाज अ कीवर्ड बाय यूपीएससी जहां ये पूछा गया था कि ये जो सभा है, या नहीं, तन्यूर पूछ दिया था कि तन्यूर कहां पे आया है और उसकी मीनिंग बता दो। इस तरह से गोल गोल घुमा के दिया हुआ है सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, तो सभा करके जो बॉडी थी, ये विलेज असेंबली के रूप में बॉडी हुआ करती थी। इनके भी मेंबर्स हुआ करते थे। अब सवाल यह था कि मेंबर्स कौन थे इनके यहाँ पे सर, ठीक है ना, समझे? तो इनके मेंबर्स के रूप में वी विल कम टू नो देवर एन ऑफिशियल्स कॉल्ड एज दी सभाइयार सर। क्या नाम था? सभैयार सर, ठीक है ना, समझे? यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है सभैयार सर। सभैयार वर दी ऑफिशियल्स। कौन थे? ये ब्राह्मण ही हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हीं को ही लैंड गिफ्ट दी गई थी, इन्हीं को ही अपॉइंट किया गया था, तो इनका ही प्रशासनिक रूप से इंपॉर्टेंस आपको मिलता है। सो इफ ऊर वाज द सेटलमेंट ऑफ द लैंड होल्डर्स largely consisting of peasants of Villa Vagai. Villa Vagai is also the term for the peasant only sir, ठीक है, याद रखना, Villa Las Villa Vagai. The Brahmadeya was a Brahmin settlement. अभी मैंने आपको बताया what is Brahmadeya, जहां ब्राह्मण रहते थे क्योंकि उनको लैंड ग्रांट्स मिली थी सर, ठीक है। The Sabha looked after the affairs of the settlement including those of the temples at the core of the Brahmadeya and its assets. ओके ना, समझे? तो सभा करके जो बॉडी है वो क्या काम कर रही थी?
कि ऐसे गांव जहां ब्राह्मण रहते हैं, ऐसे गांव जहां ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के रूप में दिए हैं, उनकी संचालन, उनकी मैनेजमेंट, उनकी वर्किंग का कामकाज ये करेगी सर, ठीक है ना, समझे। इट वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग इरिगेशन टैंक्स व्हिच वर टेंपल्स और अटैच्ड टू द टेंपल्स एज वेल। इनफैक्ट उस टाइम पे मंदिर जो थे, दिस टेंपल्स इमर्ज्ड एज द फोकल पॉइंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस टेंपल्स वर मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस बाय दैट टाइम सर। ओके, चोला टेंपल्स के ऊपर 2022 की मुख्य परीक्षा के अंदर ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है। जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो ये कोर्स के अंदर और यही आपकी जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक में पढ़ाऊंगा। बाय द वे ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक के बाहर भी जा रहा हूँ सर, ठीक है। 1 घंटा खाली मैं प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा कर सकता हूँ, आपको समझ में आ रहा है हम कितनी डेप्थ के अंदर चर्चा कर रहे हैं सर, ठीक है। हिस्ट्री को लेके बहुत लोग उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, पर भाई साहब 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे, कभी कभी 20 भी गए हैं, 21 सवाल भी गए हैं, और आपको पानी पिला देगा हिस्ट्री सर, ठीक है। एक बार करो, अच्छे से करो, तगड़ा करके जाओ सर, ठीक है ना। सीधा मैच द फॉलोइंग कहीं से भी सवाल आ सकता है, सीधा सीधा आप आंसर कर सकते हो सर। खैर, so it was responsible for maintaining irrigation tax attended to the temples. Like Ur, the Sabha also functioned as the agents of the state carrying out administrative, fiscal and judicial functions also. This is very important, sir. ठीक है ना, समझे। आप देखिए कि जुडिशियल फंक्शंस भी थे जो सामान्य रूप से उर नाम की बॉडी को नहीं थे, क्योंकि उर मैंने आपको बताने की कोशिश की, इट वाज गिवन टू द विलेज असेंबली जहां पीजेंट्स थे सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफर्ड। ओके, तो ये जो जनरल असेंबली ऑफ द विलेज है जहां पीजेंट्स रहते थे, पीजेंट्स को कहते थे वेलनलास या वेलन वगैस के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है ना, वेलन वगैस सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफर्ड। ओके, ये सब कीवर्ड्स याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि हु वर द वेलनलास, हु वर द वेलन वगैस, तो दे वर द पीजेंट्स है ना, दे वर द रिच पीजेंट्स, दे वर द लैंडलॉर्ड्स ऑफ दैट प्लेस। ओके, सभा में कौन थे? ब्राह्मण्स थे। ब्राह्मण्स के पास जो राइट्स थे, इनके मेंबर्स जो थे, बेसिकली इनके हाथ में जुडिशियल राइट्स भी थे। अब सवाल ये था कि कोई भी व्यक्ति मेंबर बन सकता है, कैन एनी पर्सन बिकम द मेंबर सर, ठीक है। तो याद रखना कि जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति मेंबर बनेगा सर, गेटिंग ऑन बोर्ड। ओके, हमें 2 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। एक इंस्क्रिप्शन का नाम है उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, यहां देखोगे आपको मिल जाएगा सर, गेटिंग ऑन बोर्ड। ओके, उत्तरा मेरूर करके जो इंस्क्रिप्शन है उसकी इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि ये इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें सभा नाम की जो विलेज असेंबली है, सभा नाम की जो विलेज असेंबली है, उसमें कौन व्यक्ति मेंबर बन सकता है उसकी डिटेल पता चली। उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, परंटक करके एक राजा था, क्या नाम था? परंटक, परंटक सर, है ना, मैं लिख देता हूं, आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है। चोला डायनेस्टी के अंदर एक राजा था परंटक, परंटक नामक एक राजा के द्वारा उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शंस दिया गया। ये इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, ये परंटक ने बेसिकली अपनी जो लैंड है वो किन ब्राह्मणों को दी है और बेसिकली उसके बाद उनके राइट्स आगे पास ऑन किए हैं। सवाल ये आ रहा था कि ये गांवों का संचालन सभा करती थी, पर सभा में मेंबर कौन बनता था, किस तरह की व्यवस्था थी, उसको देख के काफी सारे ऑथर्स ने ये कहा कि ये पूरी की पूरी फंक्शनिंग जो है ये आधुनिक पंचायती राज की व्यवस्था को दर्शाता है, ठीक है ना, समझे। सो द फंक्शनिंग ऑफ दिस बॉडीज एक्चुअली सिग्निफाइज सम काइंड ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इनका जो फंक्शनिंग है, इनका जो कार्य है, ये पंचायतों की व्यवस्था को दर्शा रहा है, ऐसा इतिहासकारों का एक समूह मानता है। अब ऐसा क्यों था सर, ठीक है, तो यहां से ही समझा रहा हूं। सो देयर आर 2 इंस्क्रिप्शन 919 921 फ्रॉम ब्रह्मदेया, ब्रह्मदेया मैंने आपको बताया जो ब्राह्मणों का ग्रांट है ना, समझे। हिस्टोरी आल्सो कॉल्ड एज चतुर्वेदी मंगरम, उत्तरामेरूर का नाम था चतुर्वेदी, गिव्स द डिटेल्स अबाउट द इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ द कमिटीज दैट एडमिनिस्टर्स द अफेयर्स ऑफ द ब्राह्मण सेटलमेंट, है ना, मैंने आपको बताया सर। ओके, क्या है? द विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू 30 वार्ड्स, पूरे गांव को 30 वार्ड के अंदर डिवाइड कर दिया। हाइपोथेटिकली कुछ इस तरह से किया होगा कि चलो ये गांव है पूरा सर, ठीक है ना, उसको अपन 30 वार्ड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं अलग अलग बेजेस के रूप में सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से 1 2 3 4 और 5 कर दिया होगा सर, ठीक है ना, 6 7 8 9 और 10 सर, ठीक है ना, 11 12 13 14 15, और इस तरह से वी विल सी कि 30 वार्ड्स के अंदर इसको पूरा डिवाइड किया होगा सर, गेटिंग ऑन। ओके, सो बाय डिवाइडिंग द विलेज इनटू 30 वार्ड्स, अब सवाल ये था कि ये पूरे के पूरे विलेज के अंदर ये 30 वार्ड के अंदर आपने डिवाइड तो कर दिया सर, ठीक है ना, समझे। अब इसमें मेंबर कौन बनेगा? क्या कोई भी व्यक्ति बन सकता है? नहीं बन सकता। तो बोला गया कि मेंबर बनने के लिए एक सिस्टम है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन। ओके, वन मेंबर वाज टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूं, क्या बोल रहा है कि देयर वाज वन मेंबर हैज टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड सर, ठीक है ना। भाई साहब देख लीजिए सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन। ओके,
क्या बोला गया कि वन मेंबर हैज टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड, हर एक वार्ड से एक एक मेंबर इलेक्ट होगा सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। दिस मेंबर्स वुड बिकम दी पार्ट ऑफ द डिफरेंट कमिटीज, है ना, ये जो मेंबर इलेक्ट हुए हैं ये अलग अलग कमिटीज के पार्ट बनेंगे सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। देयर वर पब्लिक कमिटी, वर्क कमिटी, टैंक कमिटी, गार्डन कमिटी, फमीन कमिटी एंड गोल्ड कमिटी। आप देखिए पूरी डिटेलिंग कैसे होती थी, अलग अलग प्रकार की कमिटीज बनाने के बाद आज भी गांवों का संचालन ऐसे ही होता है बाय द वे। आप गांव में जाओगे तो एक शाला कमेटी होगी, शाला कमेटी का मतलब है जो स्कूल की कमेटी है सर, ओके। गांव के अंदर एक सफाई कमेटी होगी, गांव के अंदर एक खेती को लेके या सिंचाई को लेके कमेटी होगी, होगी ऑन पेपर होगी, काम कर रही है ना कर रही है वो सेकेंडरी है, बट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैज गिवन द डिटेल्स अबाउट वेरियस कमिटीज टू बी फॉर्म्ड एंड हाउ हैज दे हैव टू बी वर्कड एज वेल सर, ठीक है। तो गांव के अंदर इस प्रकार की कमिटीज थी सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे मेंबर बन सकते हो, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि इलेक्शन होता था सर, ठीक है। इलेक्शन होने का मतलब बहुत सिग्निफिकेंट है साहब, हम लोग को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछोगे तो, क्योंकि इलेक्शन दर्शा रहा है कि इनके यहाँ पे जो व्यवस्था है ये व्यवस्था के तहत हम ये मान सकते हैं कि एक प्रकार की स्थानिक अधिकारी या स्थानिक लोकल बॉडीज की स्थापना होने की शुरुआत हुई थी सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ वार्ड मेंबर वर क्लियरली फेल्ट आउट सर, ठीक है ना, समझे। अब सवाल ये था कि क्या ये मॉडर्न डे डेमोक्रेसी को दर्शाता है, क्या इनके यहाँ पे जो चोला इंस्टीट्यूशंस बन के आए थे क्या मॉडर्न डे डेमोक्रेसी का पार्ट था या किसी और का पार्ट था सर, ठीक है। तो उसको लेके अलग अलग प्रकार के मत ममांतर है। हिस्टोरियंस का एक समूह ये कहता है कि इट वाज एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न डे डेमोक्रेसी, जैसे गांव के अंदर सरपंच का चुनाव होता है, वार्ड मेंबर्स का चुनाव होता है, गांव में बेसिकली ग्राम सभा मिलती है और डिस्कशन होता है, क्या उसी प्रकार की बातें हो रही थी, तो वैसा नहीं था सर, ठीक है। ये एक तो एक्सक्लूसिव विलेजेस थे, एक्सक्लूसिव विलेज का मतलब ये है कि वी विल सी कि दिस विलेजेस वर एक्चुअली गिवन टू द ब्राह्मण्स ओनली, राइट सर, ओके। तो बिकॉज दे वर गिवन टू द ब्राह्मण्स, तो इसमें जो मेंबर्स भी बनेंगे वो कौन बनेंगे, ब्राह्मण्स ही बनेंगे, ज्यादातर बेसिकली ब्राह्मणों का समुदाय ही था जो बेसिकली यहाँ मेंबर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। दूसरी कहानी हमें यह भी पता चल रही है कि सबके सब लोग इंक्लूड नहीं थे, इसमें मिनिमम एज का क्राइटेरिया था, एक तो पहले पुरुष होना चाहिए, द मेंबर शुड बी मेल, ही शुड बी अबाउट 35 बट बिलो 70, अच्छी बात है सर, ठीक है ना, समझे, कि आपकी एक उम्र होनी चाहिए, उम्र कैसी है, 35 से अबाउ होनी चाहिए पर 70 से कम होनी चाहिए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो इट्स अ गुड साइन सर, प्रोवाइडेड वी विल सी कि गुड नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली हैंग ऑन टू द पावर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो कम से कम वो चीज तो ये बंद करेंगे सर, ठीक है। हैविंग अ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड हाउस ऑफ हिज ओन, अगर आप अपने खुद के घर के मालिक नहीं हो तो आप मेंबर किस बात के सर, ठीक है ना, समझे। नॉलेज ऑफ द वेदास एंड भाष्यस, भाष्यस वर एक्चुअली द बुक्स एंड द कमेंट्रीज ऑन द वैदिक लिटरेचर आर मोस्ट कंसिडर लेजिबल सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब सवाल ये है कि आपके पास इतना क्राइटेरिया तो पहले है, इनफैक्ट इनके क्राइटेरिया में डिस्क्वालिफिकेशन का भी क्राइटेरिया था, अगर आप एक बार मेंबर बन चुके हो 3 साल तक की टर्म के लिए, तो यू विल नॉट बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर सेकेंड टाइम, आप ऑलरेडी एक बार एक मेंबर के रूप में अपॉइंट हो चुके हो, 3 साल आपका कार्य खत्म हो चुका है, तो इमीडिएटली आपको फिर से मेंबर के रूप में रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, ठीक है। चोलास के पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी कह सकते हैं कि भाई देखिए इनके यहाँ डेमोक्रेसी का कैसे डेवलपमेंट हुआ सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब सवाल ये आता है कि 30 वार्ड में से हर एक वार्ड में से एक मेंबर आएगा सर, ठीक है ना, समझे, वन वार्ड वन मेंबर, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। अब सवाल यह है कि कौन से मेंबरों को चुनाव किया जाएगा, जैसे ये 11वें नंबर का है, 12वें नंबर का है, 13 है, 14 है, 15 है, ऐसा मिला के टोटल 13 है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25 एंड 26, 27, 28, 29 एंड 30 नंबर का वार्ड है सर, ठीक है। हाइपोथेटिकली ये पूरा विलेज है। अब ये विलेज के अंदर चलो हम देखते हैं चुनाव करवा के सर, ठीक है, वन वार्ड वन मेंबर है सर, ओके। अब नॉर्मली अगर एक ही व्यक्ति ने पर्चा भरा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कोई एक व्यक्ति ने ही पर्चा भरा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नॉर्मली ये होता तो नहीं है, आपने भी देखा होगा सर, ठीक है ना। और बहुत बार हमें यही देखने को मिल रहा है कि एक वार्ड के अंदर से एक से अधिक व्यक्ति ने या एक वार्ड के अंदर से एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा पर्चा भरने की प्रक्रिया चलती रहती है सर, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि अगर एक से अधिक व्यक्ति पर्चा भर रहा है, इफ मोर देन वन मेंबर इज फिलिंग अप द फॉर्म, देन द सेकंड क्वेश्चन कम्स इनटू द पिक्चर कि इलेक्शंस होने चाहिए, कंपटीशन होगा तो इलेक्शन कैसे होंगे सर, ठीक है।
तो ये लोग क्या करते थे कि से फॉर एग्जांपल ये 7 नंबर का वार्ड है सर, है ना, वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 से अगर 3 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं या 2 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में वोटिंग करवाएंगे और इनका काउंटिंग होगा सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये मिलेगी कि द नेम्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम ईच वार्ड वर रिटन ऑन द पाम लीफ एंड दे वर पुट इनटू द पॉट। आपने एक वार्ड के अंदर पहले क्राइटेरिया फिट कर दिए। क्राइटेरिया में क्या डाला कि भाई आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपको वेदों का नॉलेज आना चाहिए, आपकी एज मिनिमम 35 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 70 साल। 70 साल से अधिक व्यक्ति प्रशासन में नहीं भी आ पाएगा सर, ठीक है। ऑब्वियस है कि फिर उम्र भी हो जाती है सर, ठीक है। उसके बाद आपको एलिजिबल किया गया। एलिजिबल करने के बाद आपको कंटेस्ट करना है। आपके सामने दूसरा एक और व्यक्ति भी खड़ा हुआ है, वो भी ये क्राइटेरिया पास होके आया हुआ है। तीसरा व्यक्ति भी आया हुआ है, उसने भी क्राइटेरिया पास किया। 3 4 5 लोग होंगे। आप सबके नाम एक 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 डब्बे में डाले जाएंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो आपके नाम की एक चिट्ठी बनाई जाएगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। चिट्ठी बनाने के बाद आपको बेसिकली उसके अंदर डाला जाएगा, दे विल बी पुट इनसाइड सर, ठीक है। और फिर उसके बाद वो डब्बे में डाल के उसमें से फिर कोई एक बच्चे को बुलाया जाएगा कि बेटा यहाँ से पर्ची निकाल। अब जिसकी पर्ची निकली वो व्यक्ति मेंबर बन गया सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये तो डब्बा नहीं, ये तो अपना अनअकैडमी का मग है। पर कहने की बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि चोलास के समय की एक खासियत है सर, ठीक है ना, समझे। और चोलास की खासियत इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगी कि द चोलास यूज्ड टू हैव डेमोक्रेसी। देयर वर इलेक्शन, काइंड ऑफ इलेक्शन, बट दैट वाज नॉट इलेक्शन बेस्ड ऑन द वोट्स, क्योंकि सबके सब लोग मेंबर्स वोट नहीं कर रहे थे सर, ठीक है। बट हमें ये चीज देखने को मिल रहा है कि असेंबली के अंदर का जो संतान है या कोई भी लड़का होगा सर, ठीक है ना, उसको बुला के बोला जाएगा कि भाई तुम एक किसी का नाम उठाओ सर, ठीक है, वो डब्बे में से उठा के ना, पर्ची में से। तो इट इज मोर ऑफ अ लकी ड्रॉ सिस्टम सर, गेटिंग ओवर, ओके। लकी ड्रॉ सिस्टम समझ में आता है कि नहीं आता सर, ठीक है ना। कुछ लोगों को बुला के बोल दिया गया कि तुम्हें यहाँ पे अपना नाम बेसिकली आइडेंटिफाई करके बताना है सर, ठीक है। बट इट वॉज नॉट लाइक ऑल पीपल और वोटिंग। बट ये सभा नाम की बॉडी जो थी, जिसके सदस्य सभैयार के रूप में कहा गए हैं, ये सबके सब कहीं ना कहीं चुनाव, ये एक प्रक्रिया से आए हैं। और इसके कारण वी विल सी कि ये जो ब्रह्मदेया विलेज है, उसको बेसिकली लोग डेमोक्रेसी के साथ और आज की पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ते हैं। क्या कहते हैं कि दे आर एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, कि भाई एक ऐसी संस्था जो पंचायतों को रिफ्लेक्ट कर रही हो सर, ठीक है। अब क्या मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, है ना, आई गिविंग इट अप टू यू कि क्या आप उसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रूप में मानते हो कि नहीं मानते हो सर, ठीक है ना, समझे। तो पहली चीज तो आपको चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रही है कि चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन में विलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। विलेजेस के अंदर मैंने आपको बताया 2 बॉडीज थी, एक तो सभा नाम की बॉडी और दूसरी मैंने आपको बताने की कोशिश की ऊर नाम की बॉडी। सभा को चलाने वाले जो मेंबर थे उनको कहते थे सबैयात, और इनका रोल आपको पता होना चाहिए। और ऊर को चलाने वाले मेंबर थे, उनका रोल था उर्रार, उनका आपको कार्य पता होना चाहिए। अब चोलास बेसिकली अर्बनाइज्ड इकोनॉमी भी चलाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हुआ। खाली एग्रीकल्चर से व्यवस्था नहीं चलती थी, इनके यहाँ शहर भी हुआ करते थे। दे ऑल्सो हैड बिल्ट अप टाउन्स, ओके। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स इनटू द पिक्चर कि इनके टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था और उसमें क्या अधिकारी का इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। तो नगरम या नगर के बारे में मैंने आपको बताया। नगर्स वर दी टाउन्स व्हिच वर बिल्ट इन द चोला पीरियड, ओके। अब ये जो टाउन्स थे बेसिकली ये कौन चलाते थे और इनका क्या इंपॉर्टेंस था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो याद रखना कि ये टाउन्स को कहते थे नगरम। आज भी हम लोग शब्द यूज करते हैं ना, नगर, नगर शब्द यूज करते हैं कि नहीं करते हैं सर, ठीक है। तो नगर बेसिकली कहां से आया है, नगर इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर सेटलमेंट, ओके। तो बेसिकली ये जो नगरम है, दे वर द सेटलमेंट्स ऑफ द ट्रेडर्स। व्यापारी लोग जो है, जो व्यापार करने की शुरुआत करते हैं, वो यहाँ पे रहेंगे सर, है ना। खाली यहाँ पे ट्रेडर्स नहीं थे, और भी लोग रहेंगे, बाकी सारे आर्टिजन्स, कारीगर लोग, कोई मजदूर, आयरन स्मिथ का, लोहार का काम कर रहा है, कोई सुनार का काम कर रहा है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन, ये सब के सब रहेंगे, ठीक है। और इनके शहरों का संचालन आपको मिलेगा सर, ठीक है। अब सवाल ये था कि इनके टाउन्स को कौन चला रहा था, हु वाज रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन्स, है ना। प्रशासनिक व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से चोला के अंदर से हमको ये पता भी होना चाहिए कि हाउ द टाउन्स यूज्ड टू वर्क अराउंड सर, ठीक है। तो टाउन्स को चलाने वाले ऑफिशियल्स थे, इनका नाम था नगर अट्टार। क्या नाम था, नगर अट्टार, नाम याद रखना सर, ठीक है ना, समझे। देवलास की फिल्म्स की हु वर द नगर अट्टार, गेटिंग ऑन, क्योंकि शहर थे, शहर में पैसा भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना था, व्यापार भी करना था, शहर में भी मंदिर हुआ करते थे,
एक्चुअली ये जो नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स है नॉर्थ इंडिया में बने, वो पहले शहरों में बनते थे, इसके लिए उसको नगर कहा गया। खैर कभी बाद में बात करेंगे। साउथ में भी बेसिकली द्रविडियंस थे, पर शहर में भी टेम्पल्स तो थे ही सर। खैर, so it was represented by Nagar Attar, who regulated the association with the temples which needed financial assistance in the region. In the reign of Rajaraja I, Mamallapuram was administered by a body called as Managrama, sir, है ना? This is very important, sir. ठीक है? Managram और Manigram was actually kind of a guild. ये मर्चेंट गिल्ड हुआ करता था। मर्चेंट गिल्ड का मतलब है कि व्यापारियों का गिल्ड, और ये व्यापारियों का गिल्ड शहर तो चला रहा था, व्यापार भी कर रहा था। आपको गिल्ड्स इन एंशिएंट इंडिया के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी एक बार प्रीलिम्स के अंदर सवाल पूछ दिया था, और सवाल ये पूछा था कि गिल्ड का व्यवहार कैसा रहा है और गिल्ड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडिया, एंड हाउ द गिल्ड्स हैव फंक्शनड इन एंशिएंट इंडिया। इनफैक्ट भारत के अंदर गिल्ड इतने इंपॉर्टेंट थे चोला पीरियड के अंदर, तो आपको एक मनीग्राम या मनाग्राम करके गिल्ड देखने को मिलता है जो मामल्लापुरम के अंदर था। मामल्लापुरम अगर आपको ना पता हो तो इसको कहते हैं महाबलीपुरम सर। ठीक है? और महाबलीपुरम के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो पल्लव राजाओं के द्वारा यह बनाया गया था सर। ठीक है? नरसिंह वर्मन वन करके एक पल्लव राजा थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सर। ठीक है ना, समझे? और चोलास के अंदर आपको मनग्राम या मनीग्राम की इंपॉर्टेंस बड़ी सिग्निफिकेंटली मिलेगी, हमें यह पता होना चाहिए सर। गेटिंग ओवर, ओके। तो एक मनीग्राम था, दूसरा अय्या बोल है, अय्या बोल है या अहोल कहते हैं उसको सर। ठीक है ना, समझो। अहोल आपको पता होगा चालुक्यस का ये था, क्या कहते हैं, किंगडम का मेन मथक हुआ करता था। खैर, चालुक्यस यूज्ड टू रूल फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज बादामी, बट अहोल यूज्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट प्लेस एज वेल सर। खैर, तो वी विल फाइंड कि एक मनग्राम और दूसरा अय्या बोले या अहोल के रूप में हम लोग इसको पहचानते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। लोकल गुड्स वर एक्सचेंज इन नगरम्स। The goods included silk, porcelain, camphor, cloves, sandalwood, and cardamom according to Chinese accounts. This is very important, sir. Okay. मतलब चीन के व्यापारी लोग ये शहर में आते थे। The Chinese traders and the Chinese merchants used to come to the Chola towns and they used to exchange around. Okay ना, वो सिल्क लेके आते थे, पोर्सलिन अपनी पॉटरी की वस्तुएं लेके आते थे अलग अलग प्रकार की सर। ठीक है? कपूर है ना, क्लव्स, कटिंग पॉइंट। ओके, आप देखिए एक से एक आपको इलायची देखने को मिलेगी, लवंग देखने को मिलता है ना, कार्डामम भी है, क्लव्स भी है, सैंडलवुड भी है सर। ओके, इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड इनलैंड एंड सी वे, Kolutunga revoked the collection of toll fees. Hence, he was conferred the title of Shungam Thavirtha chosen. अब देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट सर। ओके, चोला राजाओं के समय पे एक राजा था जिसका नाम था कोलुटुंगा। अब कोलुटुंगा का इंपॉर्टेंस क्या बताया यहाँ पे, उसने इनलैंड कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया। अब आप समझने की कोशिश करिए, भारत में सामान्य रूप से फ्री ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, इंटरनल स्टेट्स के बीच में तो चलो थोड़ा बहुत है, अब तो जीएसटी आ गया है, और जीएसटी आने के बाद जो बीच बीच में छोटी छोटी टैक्सेस और ड्यूटीज आ रही थी वो सब खत्म करवा दी गई। बोले वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, वरना तो व्यापार बढ़ेगा नहीं, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। वही चीज चोला को सबसे पहले समझ में आ गई थी। आज हम लोग वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं ना सर, वो चीज चोलास ने सबसे पहले की थी कोलुटुंगा ने। उन्होंने कहा कि इनलैंड ट्रेड और सी ट्रेड, बोले बीच में से कस्टम ड्यूटी हटा दो। बोले कस्टम ड्यूटी हटाएंगे तो ही हमारा व्यापार होगा और तो ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और इसमें बेसिकली ये जो व्यापारी लोग हैं उनका इंपॉर्टेंस बहुत है, नगरम चलाने वाले। ये व्यापारियों का क्या इंपॉर्टेंस था, नगर अट्टार सर, है ना। ये कीवर्ड याद रखना, प्रतीक नायक आपको याद आएगा प्रीलिम्स के अंदर कि भाई नगर अट्टार कौन था। तो नगर अट्टार कोई और नहीं पर चोला एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चोला मैं कहूंगा कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ये वो अधिकारी हुआ करते थे जो इनके शहरों को चलाने का काम करेंगे सर। ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो एक तो आपको ये कहानी देखने को मिलती है नगर अट्टार की। अब ये तो दोनों के दोनों आप देखोगे तो टाउन्स में थे सर। ठीक है ना, समझे। टाउन्स को कहा गया नगरम सर। ठीक है ना, समझे। और नगरम को चलाने वाला ऑफिशियल था नगर अट्टार सर। ठीक है ना, समझे। अब सवाल ये भी आ रहा था कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वी विल फाइंड कि ये जो नाडु था उसको कौन चलाएगा सर। ठीक है ना, समझे। अभी मैंने आपको बताया नाडु वलनाडु है ना, मंडल है ना, समझे कि नहीं समझे। शहर और गांव को तो हमने देख लिया, ये ऊर और सभा जो है वो गांव की बॉडीज थी, शहर में नगरम हुआ करते थे। ये नाडु वलनाडु का वर्किंग कैसे होता था, हाउ द नाडु वलनाडु यूज्ड टू वर्क। ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है ना, देवर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स और देवर ग्रुप ऑफ विलेजेस कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ डिस्ट्रिक्ट। देवर अ ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स, है ना, तहसील लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर की बॉडी आपको देखने को मिलेगी। इनका प्रशासन कौन चलाता था, वो भी आपको सवाल आना चाहिए। दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट एज वेल सर। गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके,
तो वी विल कम टू नो कि नाडू वॉज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेवरल ऊर्स. इट वॉज अ ग्रुप ऑफ सेवरल ऊर्स विच एक्सक्लूडेड द ब्रह्मदेयास. समझे कि नहीं समझे? याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जिला है, इस जिले में सब गांव आ जाते हैं, पर इसमें ब्रह्मदेया वाले गांव नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि ब्रह्मदेया को ऑटोनॉमी थी. द ब्रह्मदेया विलेजेस हैड ऑटोनॉमी. दिस ऑटोनॉमी इंक्लूडेड द फिजिकल, administrative and even judicially autonomy given by the king to the Brahmins. मतलब यह है कि प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से राजा के मंत्री से लेके संतरी से लेके अधिकारी ज्यादातर लोग वो गांव के अंदर नहीं जाएंगे. क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ब्राह्मणों को दिया हुआ है, एक ग्रांट के रूप में दक्षिणा दे दी गई है. तो राजा का ये मानना है कि मुझे इंटरफियर नहीं करना चाहिए. मेरे इंटरफियरेंस करने से बेसिकली उनकी वर्किंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी. पर एक गांव होगा, उसके आजू बाजू में और भी गांव होंगे. एक गांव आपने ब्राह्मणों को दे दिया, पर बाकी सारे गांव का प्रशासन तो राजा के हाथ में रहेगा ना. तो जो ऊर करके बॉडी है, उसके ऊपर तो राजा का संचालन होना चाहिए, क्योंकि वहां से रेवेन्यू राजा को आएगी. ऊर में तो सामान्य किसान रहते थे, वेलल्लास और वेलन वगैरह रहते थे. तो उनसे जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है, वो तो उसका चलना चाहिए, ना दुकान बंद हो जाएगी राजा की. तो राजा ने ऊर के ऊपर सुपरवाइजरी अथॉरिटी बनाई, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था उसको कहते थे नाडू, और वेल नाडू है ना, हायर अथॉरिटी के रूप में. सर गेटिंग माय पॉइंट? ओके. तो नाडू वाज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल रूल्स, है ना. इसकी डेफिनेशन याद रखना, इसकी डेफिनेशन याद रखना, नेक्स्ट टाइम आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नाडू. तब तमिलनाडु जो शब्द है वो यहां से आया, तमिल स्पीकिंग एरिया हैविंग अ ग्रुप ऑफ विलेजेस कमिंग टुगेदर इन अ सिंगल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. आज जो स्टेट का नाम तमिलनाडु क्यों पड़ा है भाई? ये नाडू एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म which was used in the ancient period as well, sir. ठीक है ना? Getting on point. Okay. Nadu is a group of several villages excluding the Brahmadeyas formed around the irrigation sources such as canals and tanks. वहां आजू बाजू में जो गांव से, sir. Getting on point. Okay. अब सवाल ये आ रहा है कि इनको चलाने वाले कौन थे? क्योंकि ऊर को चलाने वाले तो मेंबर को उर्रार कहा गया. मैंने अभी आपको बताया, द मेंबर हु रन द स्टेट वर कॉल्ड एज उर्रार, है ना. ऊर को चलाने वाले, सभा को चलाने वाले सभैयार. तो नाडू को चलाने वाले कौन थे? तो याद रखना कि नट्टार वर द टाइप ऑफ ऑफिशियल्स. याद रखना, नट्टार वर द लिटरली द ऑफिशियल्स बिलोंगिंग टू द नाडू. दे वर द असेंबली ऑफ द लैंड होल्डर्स ऑफ द विलन वगाइस इन द नाडू रीजन. मतलब क्या है कि गांव के जो जमींदार और गांव के जो ऊर के मेंबर्स थे, उनमें से कुछ कुछ मेंबर्स ऊपर आ गए. कहां पे आ गए? नाडू में आ गए. नाडू में आने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल रोल और अज्यूम कर दिया. सो ठीक है ना, समझे? इट वॉज एन असेंबली ऑफ विलन वगेज. विलन वगेज वर दी मेंबर्स ऑफ ऊर एज वेल, है ना. वो छोटे पंचायत का प्रधान जब ग्रेजुअली जिला पंचायत में चला जाता है, या तहसील के पंचायत में चला जाएगा, ब्लॉक पंचायत में चला जाएगा, उसका दबदबा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर सिंपल चीज है ना. आज की पंचायत राज भी ऐसे ही चलती है. चोलास को ऐसे ही थोड़ी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई देखो डेमोक्रेसी के लिए कितना सिग्निफिकेंट था. सर गेटिंग ऑफ पॉइंट? ओके. So Nattas were literally those belonging to Nadu and were the assembly of landholders called as Vilan Vagai in the Ur region. The Nattar functioned as a pillar of the state structure under the Cholas. They discharged the administrative, fiscal and judicial responsibilities of the state. Getting on point, okay ना. इनके functions, इनकी duties आपको पता होनी चाहिए कि इनकी duties क्या है, इनका role क्या है. सर ठीक है ना, समझे? They held hereditary land rights and were responsible for remitting the tax from the respective Nadu to the state as well. Sir getting on board, okay. तो आप देखने की कोशिश करिए कि ये जो नट्टार है उनका भी इंपॉर्टेंस है, इनका अलग अलग फंक्शनिंग है. इनके पास हेरिडिटरी लैंड राइट्स है क्योंकि ये गांव के जमींदार थे ना. ये तो वेलन वगई थे. वेलन वगई वर दी रिच पीजेंट्स ऑफ द विलेजेस. ओके. वेलन लाज, वेलन वगई, दिस आर द टर्म्स which are used for the peasantry as well. सर ठीक है ना, getting on board, okay. So they held hereditary lands and were responsible for remitting tax from respective Nadu to the state. ये पैसा भेजते थे ऊपर, राजा के पास से पैसा कलेक्ट, या नीचे गांव से पैसा कलेक्ट करके पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट था. ये अलग अलग ऊर से बेसिकली पैसा आता था इनको, और फिर दे यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी अप. सर ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके. क्योंकि यहाँ ऊर से पैसा ऊपर आया, ऊपर आके फिर राजा के पास गया. सर ओके ना. तो ये नट्टार लोग करते थे. कौन करते थे? नट्टार. याद रखना, नट्टार, नगर अट्टार नहीं कह रहा हूं, नट्टार शब्द है. सर ठीक है ना, समझे? सो द पर्सन हु रन्स द नाडू इज कॉल्ड एज नट्टार. सर गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके. Landowners of the Nadu were also having honorary titles like Asadian and Aryan and Kilavan. Sir, ठीक है. They were functionaries of the Nattakadu and Nattovian and the recording the proceedings of the Nattar. खैर चलिए सर, ठीक है. तो आपको नट्टार की प्रोसीडिंग्स पता होनी चाहिए.
आपको इनका रोल प्ले पता होना चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। इनको अलग अलग टाइटल्स मिलते थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट इनके प्रोसीडिंग्स जो है वो भी लिखे जाते थे कि क्या डिस्कशन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला, किस तरह से सिस्टम चल रहा है सर, ठीक है। एवरीथिंग वॉज एक्चुअली नोटिफाइड डाउन सर, ओके। और इसी बेसिस के रूप में हमें ये देखने को मिल रहा है कि चोलास के समय पे वी विल कम टू नो कि बहुत बड़ी मात्रा में एम्पायर बना। तो आप देखिए कि एम्पायर बिल्डिंग के दो एस्पेक्ट्स है सर, ठीक है ना, समझो। पहला एस्पेक्ट आपके एम्पायर बिल्डिंग का चलता है वो है राजा, स्वामी, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा आता है प्रशासन, स्थानिक प्रशासन, और साथों के साथों आप देखने की कोशिश करोगे तो वी विल कम टू नो कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगले सेशन के अंदर मैं आपको जब मिलूंगा तो आई विल कंटिन्यू विद द इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड विल ट्राई टू सी द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द चोलास, will also see the manufacturing and will also try to see the agriculture of the cholas as well, कि इनके समय पे कैसे प्रशासनिक रूप से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से इनकी एडमिनिस्ट्रेशन आगे चली सर, ठीक है। तो आज खत्म करते हैं दोस्तों, लेट अस कंक्लूड दिस सेशन। ऑलमोस्ट हमने एक आध घंटा डिस्कस किया हुआ है एंड आप इसको पढ़ के आना। वी विल ट्राई टू कंटिन्यू एंड मेंटेन द लिनियरिटी ऑफ द सीरीज एज फास्ट एज पॉसिबल। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन दी अन अकेडमी अभी आपके लिए लेके आया है 50% डिस्काउंट इफ यू यूज दिस कोड PN लाइव। एंड आप तमिलनाडु बोर्ड को अभी डाउनलोड कर दीजिए, इट इज अवेलेबल ऑन मल्टीपल वेबसाइट्स एज वेल। आई वुड सजेस्ट यू कि उसके सॉफ्ट कॉपी या कहीं हार्ड कॉपी मिल रही है तो वो आप एक बार पढ़ लीजिए और क्लासेस को अटेंड करें, बहुत फायदा होगा। लाइव क्लासेस के जुड़िएगा मेरे साथ, है ना। आई विल बी कंटिन्यूइंग द सेशंस ऑन द यूट्यूब एंड ऑल्सो ऑन द एप्लीकेशन। ये कोड को जरूर से याद करिएगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।